बढ़ते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर। आपकी फाइनेंशियल लाइफ के हर पहलू से जुड़े हम यहाँ पर बात करते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं कीर्तन शाह, फाउंडर सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर, और शेर खान बाय बीएनपी पारिवारिक के गौतम कालिया। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और आजकल जो काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है उसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। वो ये है कि आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए जो बीच में अपने पैसे विदेश में नहीं लगा पा रहे थे, या जो आपके फंड्स विदेशों में पैसा नहीं लगा पा रहे थे, अब वो लगा पाएंगे, जिसको लेकर बहुत सारी एएमसीज को कीर्तन क्लैरिटी की ज़रूरत है। हालांकि सेबी ने जो लेटर जारी किया है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर क्लैरिटी नहीं मिल रही है फिलहाल। लेकिन हमने देखा है कि इसके बावजूद कुछ म्यूचुअल फंड्स ने जो है पैसे लगाना शुरू भी कर दिया है, और जो नाम है वो हम स्क्रीन पर दर्शकों के लिए फ्लैश भी करेंगे। लेकिन उससे पहले इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा और विस्तार से मैं चाहती हूँ कि कीर्तन हम दर्शकों को समझाए किस तरह से अब एएमसीज किसी फंड के जरिए विदेशी बाजार में पैसे लगा पाएंगी। कविता जी देखिए, बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से। इसका आंसर एक लाइन में है। सेबी ने जितना मुझे पता है उस हिसाब से ये कहा है कि फेब में आपके पास फंड में जितना पैसा था उनमें से कुछ फंड्स में रिडम्पशंस हुआ रह गए, तो जितनी भी पोजीशन खाली हुई है रिडम्पशंस की वजह से, आप उतनी पोजीशंस फिल कर सकते हैं नया पैसा लाकर। तो अगर आपके फंड में 100 रुपए थे और 10 रुपए का रिडम्पशन हो गया, तो आपके लिए वो 10 रुपए की लिमिट खुल गई, आप एडिशनल 10 रुपए ले सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पूरे सिचुएशन के हिसाब से ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि जितना पैसा रिडीम हुआ है उतना पैसा आप और ले सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जैसे स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, काफी एएमसीज ने लमसम और एसआईपी दोनों लेना स्टार्ट कर दिया है। कुछ एएमसीज है जिन्होंने सिर्फ एसआईपी और एसटीपी लेना चालू किया, और कुछ ऐसी है जिन्होंने शायद अभी तक ओपन अप भी नहीं किया है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना पैसा रिडीम हुआ है उतना पैसा वापस आ जाए, तब तक आरबीआई और सेबी कंफर्टेबल है। यहाँ पर देखिए कुछ एएमसीज ने एसआईपी के जरिए शुरुआत कर दी है, जैसे कि आईसीआईसीआई एडलवाइस, पीजीआईएम और निपॉन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्कीम्स में लमसम के जरिए शुरुआत की है, और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने यहाँ पर एसआईपी के जरिए निवेश की शुरुआत की है। मिरा एसेट ने एसआईपीज तो नहीं लेकिन लमसम 2 लाख रुपए की शुरुआत की है। अब मुझे ये बताएं गौतम, अब अगर कोई इस तरह की स्कीम्स में निवेशित है तो ऑटोमेटिकली उनका पैसा जाना शुरू हो जाएगा, या आपको नया निवेश शुरुआत करना होगा, शुरू से करना होगा? प्रक्रिया क्या होगी? उनका एसआईपी चल रहा है, उनका चलते रहेगा, मगर जो लमसम करना चाहते हैं उनको अभी एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये अभी तरीका होगा इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो पुराने जो एसआईपीज चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे, उनमें कोई रुकावट नहीं आई, मगर अभी नया सिप भी चालू कर सकते हैं और नया लमसम भी चालू कर सकते हैं इन स्कीम्स में। अगर ये लिमिट एक बार फिर से पूरी हो जाती है तो क्या हम वापस से इस तरह के निवेश को रुकता हुआ देखेंगे क्या? संभव तो है कि रेगुलेटर वापस आके बोले कि अभी जितना हुआ है अभी फिर से रुकावट डालने की संभावना आ सकती है, मगर उन्होंने अपने सर्कुलर में बोला हुआ है पहले से कि ऐसे हम करेंगे। तो संभावना तो है कि वो ऐसा रूल वापस ले आए वापस। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए, मगर जैसे उन्होंने पहले रूल लाए थे वैसे ही अभी हो सकता है कि जो पुरानी सिप चल रही थी उनको कंटिन्यू रखने दी, तो अभी भी अगर आप सिप चालू कर देते हैं तो वो कंटिन्यू रहने संभावना ज्यादा है कि वो कंटिन्यू आप कर सकते हो। गौतम, पोर्टफोलियो पे किस तरह से असर पड़ेगा? क्योंकि एक बार आपका निवेश रुका, वापस से शुरू हो गया है, उसके बाद वापस से हम ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपका निवेश रुक जाएगा, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कोई असर हम पड़ता हुआ देखेंगे? किसी फंड में अगर आपने निवेश किया हुआ है तो क्या इम्पैक्ट होगा एज एन इन्वेस्टर? तो 2-3 चीजें हो सकती है। एक तो अभी जैसे मार्केट डाउन है और आपने देखा होगा आर्टिकल में कि पीक से अभी तक कोई 30 से 40% डाउन है काफी फंड्स। तो अभी अगर आपको मौका मिल रहा है इन्वेस्ट करने का और उस रुकावट आ जाती है और फिर मार्केट वापस तेजी में आ जाती है, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी जो है जहाँ पे आप
अपना कॉर्पस बढ़ा रहे हैं सिप के द्वारा या लमसम के द्वारा, वो आपकी मिस हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि हम जब पोर्टफोलियो एनालाइज़ करते हैं तो हमें ये दिखता है कि होम कंट्री बायस कितना है। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का इंडिया में पैसा ज़्यादा रहता है और बाहर कम रहता है। और कोई-कोई इन्वेस्टर्स का खर्चा ज़्यादा आने वाला है बाहर, जैसे कि उनके बच्चों की पढ़ाई या उनका प्लान है कि वो कहीं बाहर सेटल करें, तो उनको डॉलर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होते हैं, मगर उनका एलोकेशन कम है। तो इन कस्टमर्स और इन इन्वेस्टर्स के लिए मैंने देखा है कि ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर रुकावट हो जाती है तो फिर कम माध्यम बच जाते हैं उनको अपना पैसा आईएनआर से डॉलर में डालने के। चलिए, तो फिलहाल तो ये पूरा मामला हमने आपको समझा दिया है, ये बता दिया है कि वो कौन-कौन से तमाम फंड्स हैं जो फिलहाल आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश का विकल्प दे रहे हैं। लेकिन इस पर और भी क्लैरिटी आने की उम्मीद हम क्या रख सकते हैं, कीर्तन? एब्सोल्युटली आई थिंक ऐसा अंदर आना चाहिए, या जितनी लिमिट खुली है उस पे मेरे हिसाब से तो काफ़ी क्लैरिटी है कि रिडम्पशन में जो गैप है वही पैसा आएगा। पर आई थिंक जैसे गौतम भी कह रहे थे, सर्कुलर में काफ़ी कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि वो लिमिट्स जैसे ही वापस अपर लेवल पे आ जाती है तो आरबीआई और सेबी प्रोबेबली इसे वापस रोक देंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा-सा और समय लगेगा। रेगुलेटर्स थोड़े से कंफर्टेबल नहीं है इतना सारा डॉलर बाहर जाते हुए, क्योंकि ऑलरेडी एफआईआईज़, एफपीआईज़ की बहुत सेलिंग चल रही है, रुपये पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लिमिट्स बहुत जल्दी ओपन अप हो जाएगी, पर डेफिनिटली क्लैरिटी तो है कि अगर आप फेब वाले लेवल्स पर वापस आ गए तो इसमें निवेश वापस रुक जाएगा। चलिए, तो यहाँ फिलहाल खुशखबरी ये तमाम निवेशकों के लिए कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जहाँ पर आपका निवेश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होता है, तो कुछ एमसीज ने जो है एसआईपी और लमसम के ज़रिए ये सुविधा देनी शुरू कर दी है। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और शुरुआत करेंगे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की। और ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पे छोड़ रहे हैं, ये एक व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आपके सवालों का हमें होता है इंतज़ार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हमारे दोनों मेहमान कीर्तन शाह, गौतम कालिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अब करेंगे दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन दर्शकों के साथ जुड़े उससे पहले आपको एक नंबर बता देते हैं जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं लिखित रूप में, और अगर आप चाहें तो अपने सवाल एक वीडियो के ज़रिए रिकॉर्ड करके वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दर्शकों से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं फ़ोन लाइन पर, लेकिन कीर्तन तब तक मान्या बाजपेयी का सवाल मैं लेना चाहती हूं। जब तक ये हमारे साथ फ़ोन लाइन पर आती हैं तब तक उनका फाइनेंशियल प्लानिंग की हम प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। 23 साल की इनकी उम्र है और 20,000 का ये कह रही हैं कि इन्होंने 6 फंड में निवेश किया हुआ है और बेसिकली ईएलएसएस फंड में निवेश क्या करना चाहिए या नहीं, और पूरा पोर्टफोलियो मिक्स कैसा है उस पर भी इनका सवाल है। फ़ोन लाइन पर मान्या मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखिए 23 साल की उम्र में 20,000 की एसआईपी करना कोई छोटी बात है नहीं, तो इसके लिए तो मुबारकबाद देना इनको बनता ही है। कीर्तन। एब्सोल्युटली आई थिंक बिग कांग्रेचुलेशंस टू मान्या। 23 साल में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आई थिंक इनके 2 या 3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो इन्होंने पोर्टफोलियो शेयर किया हुआ है और इन्हें ईएलएसएस फंड पे भी कुछ हेल्प चाहिए। ईएलएसएस फंड से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक उनका ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, पर लार्जर ऑडियंस के लिए हम कहते हैं कि ईएलएसएस अच्छा है या पीपीएफ अच्छा है। सबसे पहले तो लोगों को ये समझना है कि ये दोनों एसेट क्लास ही अलग है। पीपीएफ टिपिकली फिक्स्ड इनकम या डेट एसेट है, ईएलएसएस लार्जली एक इक्विटी एसेट है, राइट? तो इन दोनों को सीधा-सीधा आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये प्लीज़ ध्यान में रखिए।
पर हैविंग सेड दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास लंबा समय है, थोड़ा-सा इक्विटी एक्सपोज़र लेने का तजुर्बा या थॉट है, तो ईएलएसएस डेफ़िनिटली एक बेटर ऑप्शन है। मेरे हिसाब से आपका पोर्टफ़ोलियो जो मैं देख रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको डाइवर्सिफ़िकेशन के एंगल से सजेस्ट करूँगा कि आप मेराई टैक्स में ईएलएसएस स्टार्ट कीजिए। दूसरा मानिए जब मैं आपका पोर्टफ़ोलियो देख रहा हूँ, 2-3 चीज़ें हाइलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपके पोर्टफ़ोलियो में लार्ज कैप का एक्सपोज़र बिल्कुल नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि आप यंग हैं और शायद थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि पोर्टफ़ोलियो कंस्ट्रक्ट के हिसाब से थोड़ा-सा लार्ज कैप का होना आपके पोर्टफ़ोलियो में अच्छा होगा। दूसरा मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपके पास 2-2 3-3 स्मॉल कैप, 2-2 3-3 मिड कैप फंड्स हैं। अगर आप अपने फंड्स देखें तो उन फंड्स में काफ़ी ओवरलैप है। तो एक्चुअली 2 या 3 फंड्स लेकर वो डाइवर्सिफिकेशन एडवांटेज नहीं मिल रहा है जो आप सोच रहे हो जब ज़्यादा फंड्स ऐड करते हो। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एचडीएफसी स्मॉल कैप और डीएसपी मिड कैप को एग्ज़िट कर लीजिए और पर्सनली मैं थीमेटिक फंड्स का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ और स्पेसिफिकली आपके केस में तकरीबन 25% आपका पोर्टफोलियो थीमेटिक फंड में एलोकेटेड है। तो सबसे पहली सलाह ये होगी कि अगर पॉसिबल है तो इसे डिसकंटिन्यू कर दीजिए क्योंकि आप जो डिजिटल थीम के को एक्सपोज़र लेना चाहते हैं वो आपके बाकी बचे हुए फंड्स में डेफ़िनेटली है। पर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपको ये वाला थीमेटिक फंड कंटिन्यू करना है, तो थोड़ा-सा उसका कंट्रीब्यूशन 5,000 से कम कर 2,500 कर दें। अच्छा कीर्तन, ऐसा क्यों है कि बहुत ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर रखना आपके रिस्क को बढ़ा सकता है? इनकी उम्र तो 23 साल की है। अगर हम मान के चलें कि इनका लंबा नज़रिया है तो रिस्क उठाने की भी इनकी क्षमता काफ़ी अच्छी होगी। तो हम क्या अग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, या आपको लगता है कि अग्रेसिव बना सकते हैं लेकिन ये तरीका गलत है? पोर्टफोलियो बना सकते हो, कुछ बुरा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है 2 चीज़ है क्योंकि आप यंग इन्वेस्टर हैं और शायद मैं गलत हो सकता हूँ पर शायद आप कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं पिछले 1 डेढ़ 2 साल का मार्केट रिटर्न देखकर ये आपका रीज़न नहीं होना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाने से। एक एग्ज़ाम्पल दूँगा अगर आप एक स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें एवरेज तो मेरे हिसाब से तकरीबन 25 से 30 के बीच में होगा। 30 का मतलब है कि आप जितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे 30% ज़्यादा या 30% कम रिटर्न आ सकता है। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है इस फंड में। तो अगर आप उस वॉलेटिलिटी को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए रेडी हैं, तो डेफ़िनेटली ये वॉलेटिलिटी आपको हर्ट नहीं करेगी। पर काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि इतना ज़्यादा स्मॉल कैप, मिड कैप ऐड करने के बाद पोर्टफोलियो में जब वॉलेटिलिटी आती है, स्पेसिफिकली आज के समय में, तो वो थोड़ा-सा टेकन अबैक हो जाते हैं। इसलिए ये एक रीज़न है मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जब तक आप बहुत ही कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपने क्यों स्मॉल कैप, मिड कैप ऐड किया पोर्टफोलियो में और आपने जाना है कि वॉलेटिलिटी आ सकती है, तब तक ठीक है। दूसरा भी एक सिंपल डेटा पॉइंट देना चाहूँगा। अगर आप 2018 देखिए स्पेसिफिकली, उस साल में आपने देखा था स्मॉल कैप 23% माइनस था। उसी समय अगर आप लार्ज कैप देखें, उस कैलेंडर ईयर के परफॉर्मेंस में लार्ज कैप 6% पॉजिटिव था। अब कहना ये चाहता हूँ कि हाँ, पिछले 10 साल में 5 ऐसे साल थे जहाँ स्मॉल कैप, मिड कैप ने लार्ज कैप से अच्छा किया है। पर 2018 जैसा भी एक साल आता है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप्स इतने पिट जाते हैं और सॉरी स्मॉल कैप, मिड कैप इतने पिट जाते हैं कि लार्ज कैप आपका पोर्टफोलियो बैलेंस कर देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा-सा लार्ज कैप में एक्सपोज़र होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और मनोज कुमार साहब का मैं सवाल लूँगी। गौतम, इन्होंने इन्वेस्टमेंट अभी करनी है, ठीक है, 3,50,000 का इनको निवेश करना है और 10 साल के लिए कह रहे हैं कि इनको ये पोर्टफोलियो बनाना है। शुरुआत कैसे हो? और एकमुश्त निवेश करने का इनका मन है, लेकिन हम तो इनको एकमुश्त निवेश करने की सलाह नहीं देंगे ना? जी सही बोल रहे हैं आप। इनका जो 3,50,000 है जो ये डालना चाहते हैं मनोज कुमार जी, इसके लिए मैं ये सलाह दूंगा कि वो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान द्वारा इन्वेस्टमेंट करें। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड में वो 80-90 हजार 88,000 रुपीज अगर डालें
और वहां से सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान द्वारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में पैसा डालें, वो एक लार्ज कैप फंड है। और फिर एचडीएफसी लिक्विड फंड में 52,000 डाल के एचडीएफसी लार्ज और मिड कैप फंड में पैसा डालें, वो लार्ज और मिड कैप फंड है। और कोटक लिक्विड फंड में 70,000 डाल के कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में एसटीपी करें, जो एक मिड कैप फंड है। कैनरा रोबेको लिक्विड में 1,05,000 जो कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड में जा रहा है, वो फ्लेक्सी कैप फंड है। और आखिरी एक लमसम है जो वो कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में सीधा वो डाल सकते हैं, जो एक डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फंड है। तो इसमें वो पैसा डालेंगे क्योंकि मार्केट कंडीशन ऐसी है अभी की लमसम डालेंगे तो थोड़ा सा खतरा ज्यादा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा सेफ ऑप्शन है जहां पे वो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करके पैसा डाल सके। ऑलराइट, और अगर ये जो इनकी राशि है ये पूरी होने के बाद अगर ये एसआईपी भी शुरू करना चाहें तो इन्हीं फंड्स में कर सकते हैं? हाँ जी, तो इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, ये सारे फंड्स जो बताए वो अच्छे हैं इनमें, और एसआईपी कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आज ताजुब की बात है, हमें कोई दर्शक फोन लाइन पर नहीं मिल रहा है, लेकिन चिंत मंडल है कीर्तन, ये सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। और इन्होंने ना इसी साल जनवरी में शुरुआत की है अपने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। और इनका टारगेट है 2 करोड़ रुपए 10 से 15 साल में। 10,000 की एसआईपी ये कह रहे हैं कि इन्होंने शुरू की है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और एक्सिस के ब्लू चिप में। बाकी इन्होंने अपने ईपीएफ और पीपीएफ की डिटेल्स दे रखी है और लगभग इनके पास 6.25 लाख की लमसम होल्डिंग भी है स्टॉक्स में, ये कह रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इनका सवाल पढ़कर, इनको अपने बच्चे के भविष्य के लिए ये पैसे जोड़ने हैं और अभी फिलहाल 5 साल की उम्र बता रहे हैं अपने बच्चे की। तो अब अपने निवेश में ये कैसे आगे बढ़ें? इन्होंने कहा तो है इनको 2 करोड़ रुपए चाहिए 10 से 15 साल में, लेकिन ये 10 साल में पूरे होंगे या 15 साल में, और निवेश कितना बढ़ाना पड़ेगा इस राशि को देखते हुए? अच्छी, सबसे पहले तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप जितना निवेश कर रहे हैं उस निवेश से शायद 15 साल में 2 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा ब्रेकअप दे देता हूं आपके क्लैरिटी के लिए। तो आपने क्वेश्चन में 10,000 की एसआईपी लिखी है, पर ब्रेकअप में आपने 20,000 की एसआईपी दी है, दो 5,000 के एक्सेस में और 10,000 रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो अगर आप 20,000 की एसआईपी करते हैं 15 साल तक, तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक वहां जमा हो जाएंगे। आपके पास स्टॉक्स में भी 6.5 लाख जितना इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए, मेरे पास स्टॉक पोर्टफोलियो का एक्सपोजर तो नहीं है आपके, पर मैं अगर अज्यूम करूं बेयर मिनिमम 11-12% स्टॉक पोर्टफोलियो पे भी निकल जाएगा, तो वो भी 15 साल में तकरीबन 40 लाख जितना इकट्ठा हो जाएगा। और आपके प्रोविडेंट फंड में 16 लाख रुपए है। मुझे आपकी सैलरी नहीं पता, इसलिए मैं उसे इवैल्यूएट नहीं कर पाया कि हर साल कितना आप ऐड करेंगे। पर अगर मैं मान लूं कि आपके 16 लाख के प्रोविडेंट फंड में आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, फिर भी जो इंटरेस्ट रेट बनेगा आपका, उससे आप तकरीबन 45 लाख तक पहुंच जाएंगे 15 साल में। तो अगर आप ये तीनों को कर लें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो 2 करोड़ का लक्ष्य है वो 15 साल में आराम से पूरा हो सकता है। आपके पोर्टफोलियो पे एक सलाह देना चाहूंगा। आप 3 ही फंड में निवेश कर रहे हैं, एक्सिस ब्लू चिप, लॉन्ग टर्म और निफ्टी 50। अब क्योंकि आपने निफ्टी 50 में पैसा निवेश किया हुआ है, तो अगर आप एक्सिस ब्लू चिप में करेंगे तो वो पूरा पोर्टफोलियो ओवरलैप हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप एक्सिस ब्लू चिप से वो डिसकंटिन्यू कर दीजिए और बाकी के 2 फंड्स कंटिन्यू कीजिए। ऑलराइट, चलिए इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गई हैं अब, दिव्या भोई। दिव्या नमस्कार, कैसी हैं आप? हाँ जी दिव्या जी, ठीक हूँ। हाँ जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ऑलराइट, आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब से की है? मैंने लास्ट ईयर से शुरुआत की है। ओके, आपने लमसम डाल दिया था क्या लास्ट ईयर? हाँ, मैंने लास्ट ईयर से ही म्यूचुअल फंड्स में मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इन्वेस्ट किया इसमें। तो काफी रिसर्च की, ईटी मनी के जो आपकी वीडियोस होती हैं, एप्स होते हैं, उनको सब देखा, मैंने सुना और समझ के फिर मुझे ये 2 फंड्स बहुत अच्छे लगे। अच्छा। एक्सिस
के म्यूचुअल फंड्स के जो आपका ब्लू एक्सिस चिप ब्लू है। चिप और एक्सिस स्मॉल कैप आपने चुना हाँ है ना? जी, हाँ। क्या करती हैं आप लेकिन दिव्या, और जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो किस लक्ष्य के लिए कर रही हैं? मेरा ऐसे कोई पर्टिकुलर लक्ष्य नहीं है। आई एम अ होम मेकर और मैं अपने पैसे को, दीज आर माई सेविंग्स, मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ। ये आपकी बचत है 2 लाख रुपए? हाँ, ये मेरी बचत है। मैंने अपने घर में बचा के जो मेरे पास पैसे थे, आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो मुझे ये समझ में आया कि एक्सेस उस टाइम बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा लगा, स्मॉल कैप और ब्लू चिप। तो आप मुझे आगे का इसका बताइए कि मुझे इसमें और आगे क्या करना चाहिए, इसमें बने रहना चाहिए या इसमें से निकल के मुझे स्विच ओवर करना चाहिए टू सम अदर फंड? प्लीज सजेस्ट। वो तो आपको हम बताएंगे ही, वो तो शो का मकसद है, बट मैं जो चीज़ आई कांट रैप अराउंड माई हेड वो ये है कि आपका सवाल बहुत ही इनकरेजिंग है वो तमाम महिलाओं के लिए जो होम मेकर हैं और ऐसे ही पैसे बचाती हैं और उन्हें बाद में पता नहीं, समझ में नहीं आता कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत इनकरेजमेंट मिलेगी जो भी महिला दर्शक आपके सवाल को सुन रही हैं। आपने न सिर्फ निवेश करने के बारे में सोचा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप होमवर्क भी खुद कर रही हैं, आप खुद प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट जर्नी की आपने अपने आप शुरुआत की है। कोई गाइड कर रहा है आपको कि आप अपने आप ही तमाम चीज़ें पढ़कर रणनीति बना रही हैं? दिव्या? बहुत देखती हूँ और वही सब सुन के समझ के मैंने सोचा कि मुझे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर माय फ्यूचर। तो अब जैसे मार्केट बहुत डाउन है तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि आगे मुझे क्या करना है। तो आप मुझे प्लीज ठीक एडवाइस दीजिए। बिल्कुल, मुझे बताइएगा कि आपको कितने साल तक इस निवेश में रहना है? मुझे कोई टाइम लिमिट नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि 5 साल, मैं 3 साल से 5 साल तक इसमें बने रह सकती हूँ। चलिए, 3 से 5 साल का नज़रिया तो आपने ठीक चुना है इक्विटी के लिहाज से, लेकिन आपने एक जो फंड है ना थोड़ा सा जोखिम वाला ज़्यादा सिलेक्ट कर लिया है, एक्सेस स्मॉल कैप का। लेकिन गौतम आपको पूरी समझाइश देंगे। गौतम, मुझे यकीन है आप भी बहुत खुश हो रहे होंगे ये सवाल सुनकर। हाँ जी, तो दिव्या जी जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आपके जो फंड्स हैं वो भी सही हैं। आपको उसमें चिंता हो रही होगी क्योंकि आपको उसमें नेगेटिव या थोड़ा लाल दिख रहा होगा आपके इन्वेस्टमेंट्स में, या रिटर्न कम दिख रहा होगा। मगर इसमें आप धैर्य रखें और अगर थोड़ा और पैसा जुटा सके तो और डालिए। फंड्स आपके अच्छे हैं। ये उस मार्केट के उस सेगमेंट में जहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है, स्पेशली जो आपका ये स्मॉल कैप का फंड है। मगर अगर आप 5 साल से ज़्यादा भी टिक सकते हैं और मार्केट में रह सकते हैं तो अभी और मेरे हिसाब से 6 महीने 1 साल के लिए और अगर आप पैसा जुटा के डाल सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आप टिके रहें इसमें। जितना डर है वो डर को आप भूल जाएं और बस लगे रहें इसमें। आपका फायदा ही होगा। अच्छा, आने वाले वक्त में भी क्या दिव्या अपना निवेश आप बढ़ाना चाहती हैं? क्योंकि अभी तक तो आप केवल लमसम कर रही हैं। क्या एसआईपी के जरिए भी निवेश करने की मंशा है आपकी? नहीं, मैं एसआईपी के जरिए नहीं करना चाहती हूँ, मैं लमसम ही करना चाहती हूँ। तो उसके लिए भी आप प्लीज मुझे एडवाइस कीजिए कि मैं और कोई एक नया फंड अगर लेना चाहती हूँ और मेरी रेंज इतनी है 1 to 2 लाख, इससे ज्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years फ्रॉम नाउ? ओके, गौतम? एक चीज बोलूंगा कि आप 5 साल प्लस का व्यू रखिए इक्विटी में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं। 3 से 5 साल थोड़ा सा कम है मेरे हिसाब से। 5 साल प्लस में अगर आप कर रहे हैं तो HDFC फ्लेक्सी कैप अच्छा फंड है जहाँ पे आप पैसा डाल सकते हैं और उसको 5 साल से ज्यादा के लिए रख सकते हैं। अगर आपको SIP नहीं करना है, मार्केट की वॉलेटिलिटी अभी ज्यादा है, तो आप STP कर सकते हैं जहाँ पे आपने एक शॉट में आपने पैसा डाल दिया जो आप HDFC लिक्विड फंड में डाल के वहां से आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कर सकते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। दिव्या जी कोई सवाल पूछना चाहती हैं? मैं कुछ पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, गोल्ड ETF में, आप उसके लिए सजेस्ट करिए प्लीज। कीर्तन, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का चरण तो खुला हुआ है 24 तारीख तक। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि
निवेश करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। पर देखिए उसमें थोड़े से शॉर्टफॉल्स है जो हमें समझने पड़ेंगे कि आपको एक फिक्स डेट पे मैच्योरिटी दे दी जाती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गोल्ड प्राइस देन। तो वो एक है लिक्विडिटी थोड़ी-सी मुश्किल होगी व्हाइल थियोरेटिकली बहुत सारे ऑप्शंस हैं पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी एक छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लिक्विडिटी निकाल पाना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से थोड़ा-सा मुश्किल है। पर ऑल इन ऑल अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि 7-8 साल का निवेश लक्ष्य है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको साल का 2.5% रिटर्न मिलेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री है, तो थोड़ा-सा एलोकेशन में ले सकते हैं। पर अगर आपका लक्ष्य थोड़ा-सा छोटा है 7 साल, 8 साल से, तो गोल्ड ईटीएफ एक दूसरा अल्टरनेटिव बेस्ट ऑप्शन है। चलिए दिव्या, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका सवाल आपने हमसे पूछा। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई है। एंड ऑल द बेस्ट अपनी निवेश जर्नी में आप बरकरार रहिएगा, अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राकेश हमारे साथ क्या फ़ोन लाइन पर हैं? चलिए, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है कीर्तन, लेकिन इनका सवाल आपके पास है। फंड्स आपके पास मौजूद हैं और क्वांट स्मॉल कैप इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखा है। 35 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए 20 करोड़ रुपए इन्हें चाहिए होंगे। बताएं 18,000 की हर महीने की एसआईपी से 20 करोड़ रुपए 35 साल के बाद क्या जोड़े जा सकते हैं? डॉक्टर राकेश थोड़ा-सा मुश्किल है 18,000 रुपए कर पाना, पर एक अच्छी बात ये है कि आपके पास 34 से 35 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड है, जो काफ़ी लंबा पीरियड है जिसमें कंपाउंडिंग डेफिनिटली हेल्प करेगा आपको। पर 18,000 थोड़ा-सा कमज़ोर है। आपको 2 ऑप्शंस है, या तो इसे 35,000 रुपीज़ अ मंथ कर दीजिए। अगर आप 35,000 रुपीज़ अ मंथ करेंगे और 34-35 साल तक निवेश करेंगे, तो आपका जो 20 करोड़ का लक्ष्य है, वो पॉसिबल है। मैं अगर अज़्यूम करूँ कि आपको तकरीबन 12% रिटर्न मिलेगा। पर अगर मान लीजिए किसी रीज़न की वजह से आप 18,000 जो आज कर रहे हैं, उससे 35,000 नहीं कर पाते, तो आपको 5% इंक्रीमेंटल एसआईपी जिसे आप स्टेप अप एसआईपी कहते हैं, वो हर साल करना पड़ेगा। अगर आप 5% इंक्रीमेंटल एसआईपी करेंगे, तो आपका लक्ष्य पॉसिबल है मीट कर पाना। और अगर मैं आपके पोर्टफोलियो को देखूँ जैसे मैंने दूसरे दर्शकों को भी कहा थोड़े से समय पहले, आपके भी पोर्टफोलियो में काफ़ी ओवरलैप्स हैं। तो सजेशन यही है कि आप एचडीएफसी मिड कैप, डीएसपी स्मॉल कैप से एग्जिट कर लीजिए और जो बाकी बचे हुए फंड्स हैं, उसमें एक गैप एरिया है जिसे आप एक्सिस मिड कैप से फिल कर सकते हैं। तो ये अगर 2-3 चीज़ें आप कर लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना लक्ष्य आराम से अचीव कर पाएँगे। ऑलराइट, चलिए शो को लगभग समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन जाते जाते रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। गौतम बताइए, आपने आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या चुना है? जी, तो आज का गुरु मंत्र ये है कि अकल से ज्यादा अनुशासन और धैर्य से मार्केट में रिटर्न बनता है। तो मार्केट ये नहीं देखता है कि आप कितने समझदार हैं, मार्केट ये देखता है कि आपके पास पेशेंस कितना है और डिसिप्लिन कितना है। कीर्तन? मैं थोड़ा-सा फॉलो करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है देखिए कंपाउंडिंग जिसकी बातें हम करते रहते हैं, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप कितना पैसा निवेश कर रहे हैं, कितने समय के लिए पैसा लगा रहे हैं और रिटर्न्स। अब इन तीनों में से इन्वेस्टर के हाथ में 2 ही चीज़ है कि वो कितना पैसा लगाए और कितने समय तक निवेश करके रखे। रिटर्न उसके हाथ में नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है निवेशकों को अपने स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, लंबे से लंबे समय तक इन्वेस्ट करें। अगर आप रिटर्न को मल्टीप्लाई करने जाएँगे जो आपका स्ट्रेंथ एरिया नहीं है, शायद कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम नहीं करेगा। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ आज शो को हम यहीं समाप्त करते हैं। निवेशक गुरु मंत्र आपने दिए जो कि अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में दर्शक और निवेशक इस पर अमल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम आपका, कीर्तन आपका, समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। इसी के साथ आज के शो में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं एक बार फिर से उस व्हाट्सएप नंबर के साथ जहाँ पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। नमस्कार।